डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बच्चा पैदा हुआ राइट फ्रॉम कहाँ पैदा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बाद कहाँ रहना है, हर इशू पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं एक फैमिली के अंदर। फिर उसको क्या खिलाना है, कैसे बड़ा करना है, उसका सोने का टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है, कितना खिलाना है, हर चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ना। 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे घर के अंदर, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। 4 लोग नहीं है सिस्टर, आजकल एक और नया आदमी आ गया है, इंटरनेट। हाँ सही बात वो है। तो हर हमारे राइट। खोला बच्चे को क्या खिलाना, 1.5 साल के बच्चे इज एग बैड और योक बैड है, येलो बैड या व्हाइट बैड या दोनों बैड, क्या क्या नहीं, इसमें ताकत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द इंटरनेट में लिख देते हैं वेजिटेरियन में ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है, नॉन वेज में ये मिलता है। जैसे अगर हम इंडिया में देखें, हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, कल्चर है, हमारे कल्चर में स्पिरिचुअलिटी, विजडम हमें मिली हुई है। हमें आंसर्स वहां से ढूंढने चाहिए, हमें सही नॉलेज वहां से मिलेगी। देखो वो जितने तो पुराने बूढ़े लोगों को क्या, लुक एट दिस कंप्यूटर सेज दिस बोलते हैं लोग। दिस इज वेयर सी व्हाट इज हैपनिंग। जितना हम बड़ों की एडवाइस को अगर लेंगे, बड़ों ने जो सारी चीजें की है ना, वो उस एंशिएंट विजडम के हिसाब से की है, उस एंशिएंट कल्चर, सभ्यता, आध्यात्मिकता जो हमारे पास जनरेशंस टू जनरेशंस पास ऑन हुई है, उसके बेसिस पर की है। आज जहां से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इट्स नॉट दैट वी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइंस क्या कह रही है और स्पिरिचुअलिटी क्या कह रही है। अगर हम बहुत ज्यादा सिर्फ साइंटिफिक बेसिस पर लेंगे चीजें, तो वो एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से हमें बताएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसमें हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। दिस वील हैव टू अंडरस्टैंड। जब हम इंटरनेट से कोई चीज सर्च करते हैं तो हम एक ग्लोबल लेवल से उसको सर्च कर रहे हैं, राइट? आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, वो किस कंट्री से वो वेबसाइट बनी, किस बैकग्राउंड के हिसाब से वो वेबसाइट बनी, किस कल्चर के हिसाब से उस पे वो नॉलेज लिखी, किन लोगों ने वो लिखी, किस बेसिस पे लिखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किया हो सकता है। तो ये सारी बातें भी तो देखनी है ना। आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है सिस्टर, जैसे हम लोग रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बीइंग लव की बात कर रहे हैं, बीइंग लव तो ये भी होना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमको पाला, उनके पेरेंट्स ने उनको पाला। तो इसीलिए जो बड़ों से हमें मिलती है विजडम, क्योंकि आज बहुत घरों में जब पेरेंटिंग है कि वो बच्चा पैदा हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग का जो तरीका है, तो उसमें जो बड़े अब राय दे रहे हैं और आज के पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चारों तरफ से उनको मिल रही है, वर्तमान समय उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा आ रहा है। और कई बार तो इतना उसमें ये हो जाता है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं इट्स नॉट राइट, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें वो वर्क नहीं करती। अब देखो हमें इंटरनेट से ये मिला, या किसी और कंट्री से जो बुक्स हम लाए पेरेंटिंग पे, उस पे हमें ये मिला, बट वी फॉरगेट कि जो हमारे पेरेंट्स के पास विजडम है, हमारे कल्चर, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे एनवायरनमेंट के बेसिस पे वो विजडम बनी हुई है। वो विजडम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहे तो हर जनरेशन के लिए उसमें बहुत फायदा है। एंड मेन चीज है, वो आपको एक राय दे रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स या अपने न्यू एनवायरनमेंट से कुछ और राय मिल रही है। राय नहीं, ये फैशन भी हो जाता है। अच्छा, फलाने के पास 2 मेड्स हैं, उसकी मेड खाना खिलाती है और उसको चिकन बना के खिलाती है, मैं भी मेड से खिलवाऊंगी, मैं भी। वो सुलाती है, अच्छा उस मेड अलग अपने कमरे में सुलाती है, अपने माँ बाप के कमरे में नहीं सोना है। अच्छा, अमेरिका में ये बोलते हैं, लंदन में वो बोलते हैं। यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वाइब्रेशंस। जब हम कहते हैं कि ये ग्रैंड पेरेंट्स है, राइट, ये मेड है, जैसे आपने कहा, जो हमने किसी को एम्प्लॉय किया है बच्चे का ध्यान रखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कहेंगे कि ये जो नर्स है या जो स्टाफ है जिसको एम्प्लॉय किया है, ये बड़ी ट्रेन्ड है, इसको सब कुछ बहुत परफेक्ट आता है कि बच्चे को कैसे पालना है, कैसे खिलाना, कैसे नहलाना है, कैसे सुलाना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसके पास परफेक्ट ट्रेनिंग हो एंड हर चीज वो जो करे वो परफेक्ट और परफेक्ट कर दे। और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको उतना परफेक्ट शायद अगर लगे भी कि उतना परफेक्ट वो नहीं आता है, लेकिन और वो जरूरत भी नहीं समझते परफेक्शन की। यस, क्योंकि
एक बच्चे को पालने में या किसी भी आत्मा को नर्चर करने के लिए बाहर परफेक्शन की नहीं, अंदर से अच्छी परफेक्ट वाइब्रेशंस की जरूरत है। प्यार की, बहुत 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 प्यार मिलता है। जैसे हम अन्न को देखते हैं, अन्न कि अन्न जो एक माँ ने बनाया, भोजन जो माँ ने बनाया और भोजन जो आपने एक रेस्टोरेंट होटल से खरीदा, उसमें दोनों में क्या फर्क है? वाइब्रेशंस का ही फर्क है। जो माँ ने बनाया वो प्यार की वाइब्रेशन से बनाया, और जो एक रेस्टोरेंट से खरीदा उसके पीछे की वाइब्रेशन क्या थी? वो तो धन का माना था ना। यहाँ एक एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने एक बार फैमिली में एक मेड को बच्चे को डांटते हुए कुर्सी में बांध के स्ट्रैप वैप लगा के खिलाते हुए दिखाया। वो रो रहा है, वो बोलती है जब तक तू ये खाना पूरा खत्म नहीं करे मैं नहीं खोलूंगी, और वो चिल्ला रहा है मुझे खोलो मुझे खोलो। तो मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है आप दोनों में, नहीं खा रहे तो बाद में खा लेगा। नहीं साहब, मैडम बोलती है कि पूरा खाना खिलाओ इनको, मैं नहीं खिलाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका भाव क्या है? वेरी ट्रू कि मुझे नौकरी करनी है, पैसे लेने हैं और मैडम का हुक्म मानना है। बच्चा का प्यार कहाँ गया? बच्चे के पेट में खाना जाए, किस भाव से जाए, वो जाके क्या असर करे, वो कहाँ है वो फीलिंग? तो वो जो स्टाफ हम एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है हमें हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन खाना खिलाना, सुलाना, ये सब छोटी छोटी चीजें जो करनी है, ये वाइब्रेशन से काम करने वाली हैं। उस बच्चे को इस टाइम पर जो चाहिए वो वाइब्रेशन चाहिए। आपने परफेक्ट नहलाया, सुलाया, खिलाया नहीं भी किया ना, तो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी क्या वाइब्रेशन होगी, जो दादा दादी हैं आपके घर के, उनकी क्या वाइब्रेशन होगी, और जो मेड आपने एम्प्लॉय की सैलरी बेसिस पर, उसकी क्या वाइब्रेशन होगी बच्चे के लिए? इसका कोई कंपैरिजन हो सकता है कभी? चांस ही नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर तरह से खाना खिला देगी या इसको ज्यादा पता है कि कैसे करना है? वो धन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, वो अपने मालिक को प्लीज करने के लिए काम कर रहे हैं कि मैडम खुश हो जाए मेरे से, उसके लिए मुझे खाना खिलाना। आज कितने आउंस पिया, इतना पिला दिया, यू वेरी गुड, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। आज कितनी रोटी बच्चा खाया, वेरी गुड, यू आर अ परफेक्ट मेड। ये थिंकिंग अपना अप्रिसिएशन के लिए। पर लेकिन जो लड़ाई हो रही है, बच्चा लेकिन खा जो भी एम्प्लॉय होगा उसको तो अपनी अप्रिसिएशन और अपनी ग्रोथ चाहिए ही ना। वो तो एम्प्लॉय है ना, उसका तो इंटेंशन ही वो रहेगा ना। कोई भी एम्प्लॉय, हम भी कहीं अगर एज एन एम्प्लॉय जाएं तो हमारा भी तो इंटेंशन ये रहेगा ना कि टू डू आवर बेस्ट एट द जॉब। हमारा जॉब है वो। लेकिन एक ग्रैंड पेरेंट के लिए अगर वो ठीक से नहीं भी खिलाएं, कुछ ठीक से परफेक्टली नहीं भी कर पाए, उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाए जैसे आज के समय में आपको चाहिए, लेकिन जो प्यार और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पावर, एक ग्रैंड पेरेंट से जो बच्चे को पावर मिलने वाली है, जो विजडम मिलने वाली है, जो वाइब्रेशन मिलने वाली है, वो तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। कांटे चमचे से खिला लेगी मेड, लेकिन जो मैं हाथ से खिलाऊंगा, मुझे सपोज नहीं आता दादा दादी को, हमको काटना फूटना नहीं आता या चुबाना नहीं आता है, उसको ये सब इंग्लिश कम आती होगी, लेकिन जो प्यार मिलता है हाथ से दिया बच्चे को, और कंटिन्यूसली जब वो आपकी प्रेजेंस में है बच्चा, वो ग्रैंड पेरेंट की प्रेजेंस में वो जो बच्चा है, खाना भी खिला रहे हैं और कॉन्स्टेंटली नर्चर अपनी वाइब्रेशन से भी तो कर रहे हैं। उल्टा हम फॉर्चुनेट है अगर ऐसे समय पर अभी भी हम एक जॉइंट फैमिली में हैं जहां उस बच्चे को इतने सारे मेंबर्स की वाइब्रेशन मिलती है। कितना प्यार मिलता है। कहाँ एक जॉइंट फैमिली में इतने मेंबर्स की वाइब्रेशन मिलना, और कहाँ उस बच्चे को मेड के साथ या एक प्ले स्कूल में टीवी लगा के छोड़ देती है वो। ये भी एक और पेरेंट्स चले जाते हैं तो वो बच्चों के जो टीवी निकले कार्टून फाटून लगा के वो अपना वो भी देखती है, बच्चा भी देखता है। ये जो छोटे छोटे रीजंस है आज, ये एक बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं कि क्यों आज की कमिंग जनरेशंस जो बच्चों की है वो इमोशनली वीकर है। हम जब बच्चे थे, हमें जिस तरह का माहौल घर पे मिल रहा था और आज के समय में जो मिल रहा है उसमें बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। क्योंकि आज के समय में परफेक्शन बाहर दिखाई, उस पे फोकस है, परफेक्ट परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट परफेक्ट होनी चाहिए। जितना हम बाहर की परफेक्शन पर फोकस करते गए, व्हिच वाज गुड, लेकिन हम अंदर की परफेक्शन से दूर होते गए। जैसे हम कहेंगे ना, हम इंट्यूशन से दूर होते गए, लॉजिक पे वर्क करते गए, विजडम से दूर होते गए, साइंटिफिक कैलकुलेशन पर सिर्फ वर्क करते गए।
कहाँ हमारी मेमोरी में हमें सब कुछ याद रहता था, आज हम सब कुछ सिर्फ गैजेट से करते हैं। तो हम अपनी इनर क्वालिटी से दूर होते गए, तो बच्चे को हम क्या देंगे? हम उसको भी सिर्फ बाह्य चीजों पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको, हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट को जो आपने प्रायोरिटी वर्ड रखा, वो प्रायोरिटी पकड़ लो कि अगर परफेक्ट कुछ देना है आपको उस बच्चे को, तो वो परफेक्ट वाइब्रेशन है। वो बच्चा अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कार्मिक अकाउंट लेकर आया है। अगर कई बार ये होता है कि जो मदर है उसकी अपनी मदर इन लॉ से उतनी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना उस बच्चे के ऊपर असर डालता है डायरेक्ट। क्योंकि मदर का अगर अपनी मदर इन लॉ से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसको ये भी नहीं अच्छा लगता कि वो बच्चा बहुत ज्यादा उसके पास जाए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका आपकी सास से रिलेशनशिप नहीं भी अच्छा, वो बच्चे का अच्छा होने वाला है। कई बार जो बहुत सारा दिन क्रिटिकल एनर्जी क्रिएट होती है घर के अंदर, उन्होंने ठीक से नहीं खिलाया, उन्होंने ठीक से नहीं सुलाया, उन्होंने ठीक से ये नहीं किया, हमें ये देखना होगा उस आत्मा के लिए ये दोनों आत्माएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरेंट्स, मदर एंड फादर उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मदर एंड ग्रैंड मदर, ये दोनों आत्माएं भी उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी। क्योंकि उस बच्चे का, उस आत्मा का दोनों के साथ एक पास्ट का कार्मिक अकाउंट है और दोनों के साथ एक बहुत प्यारा कार्मिक अकाउंट है। तभी तो एक आत्मा उसके लिए मदर के फॉर्म में आई है, एक आत्मा उसके लिए एक दादी के फॉर्म में आई है। जब वो आत्मा को ये सेंस होता है, एक छोटे बच्चे को, कि ये दो आत्माएं जो दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों का मेरी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट्स नॉट वेरी गुड एनर्जी। अगर आपको ये दिखाई दे कि मेरा यहाँ किसी के साथ झगड़ा चल रहा है आपकी वजह से, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम फाइटिंग विद समबडी, तो आपको अच्छा नहीं लगने वाला। आपको लगेगा मेरी वजह से ये दो लोग कितना लड़ रहे हैं, तो उस बच्चे को कैसा लगेगा? मैं आया ही क्यों यहाँ? मैं नहीं रहता तो दोनों बहुत खुश रहते। राइट। यहाँ तो मैं कहीं चला जाऊं पता नहीं, फिर अपने आप को आदमी कोसने लगता है। वो आत्मा क्या क्या सोचती होगी? गिल्टी। अब हमें लगता है कि छोटा बच्चा 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, वो तो सामने लेटा हुआ, पेट में भी। आपको याद है वो कहानी अभिमन्यु की? राइट। जो पेट में उसने चक्रव्यूह का भी सुन लिया था रास्ता पूरा। तो हमें लगता है कि 4 महीने की आप बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें इसीलिए सिखाई जाती हैं, टू अंडरस्टैंड के इम्पैक्ट के दो लोग बात कर रहे थे। दो लोग बात कर रहे थे ना, और उस बच्चे ने सारा सीख लिया ना। देखो, और कई शास्त्र में ये भी है कि पिता जो है वो रिसाइट कर रहा था कुछ श्लोक, तो बच्चे को ऑटोमेटिक पेट में था तब सीख लिया। और वैसे भी देखा जाए तो आई डोंट नो, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दैट। जैसे एक थॉट आया, एक म्यूजिशियन का बच्चा मतलब पेट से ही अपने पिता को या माँ को म्यूजिक बजाते हुए, गाते हुए सुनता कितनी जल्दी सीख लेता बाहर आके। इसीलिए I mean, this is not no, it's vibration. proof, but... No, it's direct vibration effect. अब जो आपने कहा कि वो चक्रव्यूह पूरा सीख लिया ना अंदर ही, इसका मतलब दो लोग बात कर रहे थे, उस आत्मा ने सारा सुन के सीख भी लिया अंदर। This is for us to learn कि कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हमें लगेगा वो बच्चा है, उसको क्या सुनाई दे रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन दो लोग, जैसे आपने कहा, दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो सोचेगा मैं आया ही क्यों इनके घर में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस। तो हमें अब प्रायोरिटी वर्ड हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि घर की वाइब्रेशंस हार्मनी में होनी चाहिए। हम बच्चे की अपब्रिंगिंग को लेकर कि कैसे खिलाना, कैसे सुलाना, ये छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर सकते घर के अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट मदर इन लॉ के साथ भी हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो सकता है। हर बार अगर मैं ये बात सोच लूं कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, बच्चा, लव, बीइंग लव, तो फिर ये आप जो कह रही थी ये प्रॉब्लम है। अगर मैं अब कुछ बोलूं इस वक्त तो मेरी प्रायोरिटी से मैं हट रही हूँ। कई बार मदर कहती है मेरा बच्चा, नहीं ये मेरा बच्चा है, माई प्रॉपर्टी, मतलब आई विल ब्रिंग हिम अप और हर द वे आई वांट, कि मेरे को दूसरों के हिसाब से नहीं अपने बच्चे को पालना है, ये मेरा बच्चा है। नहीं, ये आत्मा आई है जिसका सब आत्माओं से इस घर में रिश्ता है,
और हर आत्मा की वाइब्रेशंस उस आत्मा को मिले, इसमें उस बच्चे का फायदा है, ये हमेशा याद रखना होगा। सिस्टर, आजकल मैं 90% मदर इन लॉज को अपनी डॉटर इन लॉ सन के बारे में बोलते हुए सुना, भाई उनका बच्चा है, वो जाने, मैं बीच में नहीं बोल सकती, मेरी बेइज्जती हो जाती है। वो इसलिए हो रही है ना क्योंकि सामने से कोई रिएक्शन मिल रहा है ना, रिएक्शन मिला होगा ना कोई, तभी तो बोली होगी ऐसी बात। तो फिर ये कार्मिक अकाउंट अगर है तो वो तो सभी का बच्चा है, सभी का है। वो आया, उसका वो तो सभी के साथ अपना रिश्ता लेकर आया है, इसीलिए तो वो उस फैमिली में आया है। और जितना उसको सबका प्यार मिले, इतना उसकी नर्चरिंग है। आप देखो, वो एक आत्मा कितने रिश्ते छोड़कर आई है, कोई एक रिश्ता थोड़ी छोड़कर आई है सिर्फ। जब हम एक शरीर छोड़ते हैं, सपोज कोई 70-80 साल की एज में शरीर छोड़े, तो वो कितने रिश्ते छोड़कर आया है? कम से कम नहीं तो 15-20 क्लोज रिश्ते वो छोड़कर आया है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब रिश्ते वो छोड़कर आया है। आज उसको फिर से उतने रिश्तों की जरूरत है, उतनी नर्चरिंग की जरूरत है, उतनी बॉन्डिंग की जरूरत है। वी कैन नॉट से बस मैं मदर, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका बेस्ट ध्यान रख सकती हूँ। नहीं, इसका बेस्ट ध्यान उसी में है कि इसको सबका प्यार, और प्यार मतलब सिर्फ जो कर रहे हैं वो नहीं, प्यार मीन्स सबकी वाइब्रेशंस मिले। और उसके लिए हमारी प्रायोरिटी है कि हम सब जो घर में हैं, हम एक दूसरे के साथ अपना जो रिश्ता है उसको हार्मनी में क्रिएट कर ले। घर जिसमें वो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, वो घर की वाइब्रेशन हम उसको क्या दे रहे हैं अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है? वी कैन नॉट ना। बच्चे को दादा का प्यार मिले, दादी का मिले, नाना का, नानी का, चाचा का, रिश्तेदार का, नेबर का, मतलब आंटीज का, सबका मिले, तो मतलब आपका ही फायदा है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बच्चे का फायदा है। हाँ, बहुत एम्पावरमेंट है, क्योंकि सोल जो पेन में आ रहा है पास्ट को छोड़कर, और फिर उसने एक बर्थ का प्रोसेस लिया, बाहर आया, वो पेन में ही होता है बहुत। तो वो उसको जितनी वाइब्रेशंस मिलेंगी, उसका वो पेन पास्ट का जल्दी हील हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझा मैं। आप एक छोटे बच्चे को देखें, वो छोटा बच्चा नींद में कभी हंसता है, कभी रोता है, वो पास्ट को याद करता है। अब पास्ट में भी एक और चीज है कि वो जिस फैमिली को छोड़कर आया है, वहां भी लोग रो रहे हैं, उनकी वाइब्रेशंस उस आत्मा को मिल रही है। पेन तो देखो, जहाँ से एक आत्मा छोड़कर आई है, वहां बाकी आत्माएं तो कई बार 6 महीना, कई बार 1 साल, डिपेंडिंग किस रिश्ते में, किस एज में कोई छोड़कर आया है, तो वहां से तो कांस्टेंट पेन मिलता है इस आत्मा को। हमें ये याद नहीं रहता है कि जो आत्मा मेरे घर आई है, वो खुद भी दर्द एक्सपीरियंस करके आई है, और उसको अभी बहुत दर्द मिल भी रहा है, अभी वो भूले नहीं हैं उसको। सपोज किसी के घर में एक यंग बच्चा शरीर छोड़े, तो पेरेंट्स कहाँ भूलने वाले हैं उसको? वो तो कितने साल तक दर्द में रहते हैं। वो सारा पेन, वो आत्मा हमारे घर आई है, तो वो आत्मा दर्द में है। वी ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर दिस, एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इतना प्यार और पावर मिले कि उसकी हीलिंग हो जाए, उसको वो सारा कुछ जैसे इरेज होता जाए। वहां से अगर पेन आए भी, यहाँ से इतना प्यार और पावर मिले कि इट विल कॉम्पेंसेट फॉर ऑल दैट पेन दैट इज कमिंग। लेकिन वहां से पेन आ रहा है, यहाँ भी स्ट्रेस और पेन है, तो व्हाट विल दैट सोल एक्सपीरियंस? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए ऐसे समय पर छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना है, छोटी छोटी बातों पे नहीं अटकना है। कम खाया, ज्यादा खाया, सही पानी नहीं पिया, ये साफ था या नहीं था, इन चीजों से उतनी उसकी हेल्थ नहीं बनेगी जितनी प्यार और वाइब्रेशन और शक्ति से बन जाएगी। उसकी डोज देनी है सारा दिन और कांस्टेंट देनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के लिए। और जो आपने कहा कि खाना खिलाते समय टीवी ऑन कर देते हैं, खाना खिलाते समय आजकल तो फोन पकड़ा देते हैं बच्चे के हाथ में, आईपैड पकड़ा देते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मोस्ट डैमेजिंग फॉर अ चाइल्ड। नहीं तो आंसर ये मिलता है उसका कि अगर ये नहीं करेंगे, उसका अटेंशन इधर उधर, तो खाने को फेंक देता, नहीं खाता है। जब हम बच्चे थे तो कौन सा आईपैड और आईफोन था हमारे हाथ में, तो बच्चे खाना नहीं खाते थे। आज भी बहुत लोग हैं जिनके घर में आईपैड, आईफोन, टीवी नहीं है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं। जब भूख लगे खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं लगेगी, नहीं खाएंगे। इम्पोर्टेंट है, ये तो साइंटिफिकली रिसर्च्ड है कि एक छोटे बच्चे को जल्दी गैजेट्स का एक्सपोजर नहीं देना है।
जितनी जल्दी आप उसको गैजेट, टेक्नोलॉजी, इसका एक्सपोजर देंगे, आप उसको उसकी इनेट से ऑलरेडी दूर करते जा रहे हैं। आज हमें गैजेट्स और टेक्नोलॉजी मिले हैं इस एज में जाके, तो भी हमें पता है कि वो हमें अपनी इंट्यूटिव और नेचुरल कैपेसिटी से दूर लेकर गए हैं। अभी तो उनकी तो डेवलप ही नहीं हुई है, डेवलप हो रही है। ऐसे समय पर वो सारी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स हाथ में पकड़ा देना, आईपैड पे गेम्स खेलते हैं, दिस इज नॉट एट दिस। और मेड बीच बीच में एक चीज मुंह में खाना खिलाती है। संस्कार बन रहा है, आदत बन रही है। इस छोटी एज में शुरू कर दिया तो काफी सालों तक फिर ऐसे ही खाना खिलाएंगे। जवाब ये मिलता है फिर खाना ही नहीं खाता बच्चा। फिर बोलते हर बार खाना खिलाने के टाइम ये म्यूजिक इतनी लाउड और टीवी पे कार्टून शार्टून क्यों, तो फिर खाना नहीं खाता, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस तरह के आंसर्स मिलते तो बड़े भी हट जाते हैं पीछे। आज हमें बड़े होकर भी ये पता है कि हमें खाना खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। अन्न, मन, तन, 3 एनर्जीज का कनेक्शन है। हम क्या वॉच कर रहे हैं, क्या इनटेक जा रही है साथ में, और अन्न हमारे अंदर जा रहा है। अभी ये हमारे अंदर पेशेंस नहीं है खाना खिलाने की, हमारे अंदर वो धैर्यता नहीं है कि हम आधा घंटा बैठ के धीरे धीरे खिलाएं या पीछे पीछे भाग के धीरे, तो हम फटाफट उसको टीवी के सामने बिठा देते हैं। नहीं भी खाए तो भूख लगेगी तो खुद खा लेते हैं बाद में। डिस्ट्रैक्ट करके खाना खिलाना, टेक्नोलॉजी को एक्सपोजर देके उसको खाना खिलाना, दिस इज नॉट गोइंग टू डू गुड, दिस विल डू हार्म। स्क्रीन्स का एक्सपोजर देना, वो जो रेज उस टेक्नोलॉजी से आ रही है उसका एक्सपोजर देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको मन बुद्धि को गैजेट्स के साथ जोड़ देना। अभी जब वो 1 साल का 2 साल का है, दिस इज नॉट द टाइम। इनफैक्ट ऐसे समय पे तो अपने भी गैजेट सारे दूर रखने चाहिए कि बच्चे के हाथ में ही नहीं आनी चाहिए वो कोई भी चीज, खाना खाते समय भी नहीं और अदरवाइज भी नहीं। जितना लेट हम उसको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर देंगे, इट्स बेटर फॉर हिज ओन इंट्यूशन, अपनी डेवलपमेंट। उसको इन सब चीजों से दूर रखना है। हमें लगता है नेचुरल है एंड वी फील नाइस कि बच्चे को फोन यूज करना आता है, हमारे बच्चे को आईपैड यूज करना आता है। इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। नो, नहीं। उस बच्चे की इनोसेंस, आज देखो बच्चे अपनी इनोसेंस और प्योरिटी जल्दी एज पर खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी इन चीजों से कनेक्ट होते जा रहे हैं। एक बच्चे की इनोसेंस, प्योरिटी को डेवलप होने दें, धीरे धीरे उन चीजों से जुड़े। फिजिकल एक्टिविटी बच्चे छोड़ देते हैं जब वो गेम्स इस वाले खेलने लगते हैं तो। एवरीथिंग। हाँ, फील्ड में जाके खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो। आज उस पे टेनिस खेलना शुरू कर देंगे नहीं तो। इमोशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी वाइज और बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं वो, ये वाला पिलर स्पिरिचुअल और इमोशनल ये छोटा होता जाएगा। हमें ये याद रखना है, जीवन में जो पिलर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।